हेलो स्टूडेंट्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि SN1 या SN2 के क्वेश्चन हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं समझते हैं। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है वो चीजें नहीं समझते हैं। तो मैं आपको ध्यान से सुनो, मैं समझा तो रहा हूँ बट एवरी टाइम मैं अपने वीडियो में जनरली बच्चा टीचर्स को नेगेटिव लेता है, अरे सर तो बोल रहे हैं लर्न कर लो, कितना लर्न करें केमिस्ट्री में। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ उसे सीरियल वाइज लर्न कर लीजिएगा, तभी आप पेपर में अप्रोच कर पाएंगे। तो ट्राई टू राइट इट 5 टाइम्स। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल दोनों को कवर करता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो आपके अल्कोहल वाले चैप्टर में आपको हेल्प करेगा और हेलो एल्केन वाले चैप्टर में हेल्प करेगा, जहां भी कार्बोकेटाइन बनता है या यू कैन से SN1 का मैकेनिज्म होता है। तो यू कैन से ये एक इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट कार्बोकेटाइन नहीं पूछते बट आपसे इनडायरेक्टली बहुत तरीके से आ सकता है, राइट? लाइक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन कभी भी आए कभी भी, तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले तो देखिए एरोमेटिसिटी। टॉप प्रायोरिटी हमारी है एरोमेटिसिटी। अगर आपको एरोमेटिसिटी नहीं पता तो ऑब्वियसली मैं लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी लेक्चर 20 to 30 मिनट से आगे ना जाए। तो अब एरोमेटिसिटी में बहुत टाइम लग जाएगा, उसका फिर आप मेरा अलग से वीडियो देख लीजिए। तो राइट नाउ आपको जस्ट एरोमेटिसिटी ही चेक करना है। ऑलवेज टॉप प्रायोरिटी एरोमेटिसिटी होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, हमें पता है सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है टर्शरी। बट अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन को मुझे कंपेयर करना है किसी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन से, लेट से एरोमेटिक कार्बोकेटाइन क्या है हमारा, साइक्लोप्रोपीन, और इस पे आ गया प्लस, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा प्रायोरिटी एरोमेटिसिटी को ही देने वाले हैं। ओके, तो एवरी टाइम याद रखना, एवरी टाइम आपको प्रायोरिटी हमेशा एरोमेटिक को ही देनी है एज कंपेयर टू ओपन। ओपन और क्लोज में कंपेयर करेंगे तो एरोमेटिक को ही इंपॉर्टेंस देंगे। देन अगेन नेक्स्ट थिंग इज एरोमेटिसिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड थिंग जो सेकेंड डोमिनेंट फैक्टर है, अब आप और भी ऐसे एरोमेटिक के एग्जांपल्स कार्बोकेटाइन में देख सकते हैं, वो भी इसी पे ही बेस्ड होंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ आपको, आप ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से वी हैव बेंजाइल कार्बोकेटाइन, हमारे पास एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन है एंड एक 7 मेंबर्ड रिंग है हमारे पास। नाउ एक 7 मेंबर्ड रिंग है एंड एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टूड बेंजाइल एज एरोमेटिक। बेंजीन रिंग इज एरोमेटिक बट बेंजीन पे CH2 प्लस है तो वो एरोमेटिक नहीं है, गलती नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। तो बेंजाइल और साइक्लोप्रोपाइल, ज्यादा स्टेबल कौन है? साइक्लोप्रोपाइल नेम सॉरी, ये 7 मेंबर्ड रिंग है तो साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल कह सकते हैं। 3 डबल बॉन्ड है और केटायन है। तो अगर इन दोनों में आ जाए तो ये ज्यादा स्टेबल है, रीजन मोर एरोमेटिक, नथिंग एल्स। कभी भी चारों ऑप्शन में जो एरोमेटिक हो देखते ही टिक कर दो वहां पे। नाउ सेकंड, एरोमेटिसिटी के बाद आप जिस फैक्टर पे आएंगे जिसको देखेंगे वो है, दैट फैक्टर इज रेजोनेंस। मतलब हमेशा एरोमेटिसिटी के बाद जो अगली चीज फोकस करना है वो क्या है? रेजोनेंस है। मींस अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन और टर्शरी कार्बोकेटाइन में कौन ज्यादा स्टेबल है, विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ बेंजाइल एंड टर्शरी, तो योर आंसर शुड बी बेंजाइल। कहीं भी कोई ये बोल रहा है नहीं टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, वो SN1 का रेट टर्शरी का ज्यादा होता है। मैं दोनों चीजें यहाँ लिख देता हूँ। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का रेट तो हमेशा ही इसका ज्यादा होगा, बेंजाइल का, एज कंपेयर टू टर्शरी। लेकिन अगर कभी टर्शरी वाले का बेंजाइल से कई बार मिस इंटरप्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि उसका SN1 का रेट ज्यादा होता है, इसका रीजन अलग है। तो ये कंफ्यूजन नहीं करेंगे, तो ऑलवेज हम किसको प्रायोरिटी देंगे? रेजोनेंस को। सेम वे अगर हमसे पूछा जाता है आउट ऑफ बेंजाइल एंड टर्शरी एलाइल, अब एलाइल ले लेते हैं, आउट ऑफ एलाइल एंड
टर्शरी कार्बोकेटायन कौन ज्यादा स्टेबल है? तो अगेन आप देख सकते हैं कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस किसमें है? एलाइल में। एलाइल में रेजोनेंस है तो ये क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ अब अगर दोनों में ही रेजोनेंस हो तो आप क्या देखोगे? अगर दोनों में ही रेजोनेंस है तो आप देखोगे किसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर रेजोनेंस इज कंप्लीट, रेजोनेंस इन बोथ, तो जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ CH3C CH3 CH3 टर्शरी कार्बोकेटाइन की, और अगर मैं बात कर रहा हूँ CH3CH प्लस OH इस कार्बोकेटाइन की, तो अगर ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस शो करेगा तो इसके अगले स्ट्रक्चर में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसलिए कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये कार्बोकेटाइन आप याद रखिए, अगर आपको कभी भी ये कार्बोकेटाइन बेंजाइल के साथ भी दिख रहा है, लेट से हमें एक कार्बोकेटाइन दिया है जहाँ पे OH है और एक गिवन है बेंजाइल, तब भी हम किसे प्रेफर करेंगे? विच इज मोर स्टेबल, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? देन इट इज योर CHOH कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस शो कर सकता है या बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। अगर इसमें आपको डाउट आता है तो आप ऐसा ही पिनाकोल में करते हैं, तो यहाँ पिनाकोल रिएक्शन इस बात को सपोर्ट करती है। तो रेजोनेंस ये वाला पार्ट। देन नेक्स्ट पार्ट, अगर दोनों में रेजोनेंस है तो पहली प्रायोरिटी तो आप देंगे ऑक्टेट को और दूसरी प्रायोरिटी आप देंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। अब बच्चा यहाँ एक डाउट पूछ रहा है, सर एरोमेटिसिटी को दें रेजोनेंस को दें? भाई जहाँ एरोमेटिसिटी होगी वहाँ रेजोनेंस होगा ही होगा। तो जहाँ मैंने एरोमेटिक लिख दिया वहाँ रेजोनेंस है, तो इसलिए नंबर 1 एरोमेटिक, नंबर 2 रेजोनेंस। अब अगर दो स्ट्रक्चर हैं हमारे पास जिनमें रेजोनेंस दोनों के अंदर है, जैसे CH2 प्लस एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे। नाउ अब अगर रेजोनेंस हो गया है तो अगला फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? थर्ड फैक्टर इज, तो देखो जैसे मैं सीरीज में लिखा रहा हूँ उसी सीरीज में मैं आपको बोलूंगा आप याद भी कर लेना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, नेक्स्ट फैक्टर इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करेगा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन का डिटेल जाते हैं तो अलग वीडियो है, अभी बस आप सीधे, मैं मान रहा हूँ कि आपको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज सिग्मा पाई रेजोनेंस बिकॉज हमें क्रैश कोर्स कर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड टूटता है, पाई बनता है। ये भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। तो यू कैन से हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो आप एवरी टाइम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करिए और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिख दीजिए। लाइक वी हैव दिस, तो एवरी टाइम अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बोकेटाइन है? अल्फा, इस कार्बोकेटाइन में 3 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी 3 अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन 9 है। इसमें अल्फा कार्बन 2 हैं और अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं। यहाँ अल्फा कार्बन 1 है और अल्फा हाइड्रोजन 3 है। यहाँ से हमको समझ आता है, क्या समझ आता है हमें? हमें समझ आता है कि जस्ट अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो और स्टेबिलिटी बता दो, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा ये, फिर ये, फिर ये। अब जैसे ही मैंने बात बताई, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल चेंज आता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल चेंज क्या आता है, उसको हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप एज अ एक्सेप्शन भी समझ सकते हैं या एज अ डेटा भी याद रख सकते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। आप ये मत पूछना सर हमें कैसे पता चलेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। सेकेंड ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं?
2। थर्ड ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1। वी हैव 1 अल्फा हाइड्रोजन एंड लास्ट में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। मतलब इस बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा CH3 CH2 प्लस, उससे कम CH2 प्लस, उससे कम CH3 CH CH3 CH2 प्लस, उससे कम लास्ट में ये आना चाहिए। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर ये होना चाहिए। इसलिए हमारा आंसर आ गया 1 2 3 4। बट हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा डोमिनेट नहीं रहता, एक आधा फैक्टर में कभी इंडक्टिव आ गया तो देख लेना, नहीं तो मोस्टली हाइपर कॉन्जुगेशन से ही चलता है। नाउ नेक्स्ट डाउट जो बच्चों को इसमें आता है वो ये आता है कि सपोज हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C H प्लस है और CH3 CH2 प्लस है, तो विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली ये sp3 हाइब्रिड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकेटाइन मतलब sp2 और sp में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp और sp2 होता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होना अनस्टेबल है, नेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, इसलिए हमारा ये ज्यादा स्टेबल है। अब ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका लास्ट इंडक्टिव इफेक्ट आता है। हाइपर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लास्ट में किस पे डिपेंड कर जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये कब लगेगा? जब, वैसे कंपटीशन में तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन रेयरली ही पूछा जाता है, बट स्टिल हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे? सेम होंगे। वहां पे हम इंडक्टिव इफेक्ट देख लेंगे। वहां हम क्या देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लास्ट में लग रहा है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। दैट इज योर ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। सर आपने इंडक्टिव इफेक्ट बता दिया, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। ये लाइन सभी को याद होनी चाहिए, कार्बोकेटाइन शोज रीअरेंजमेंट। ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन ही रीअरेंजमेंट शो करते हैं। तो रीअरेंजमेंट सिर्फ कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कैसे शो करेंगे? वो ज्यादा स्टेबल बना ले, जिसके माइग्रेशन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो हमारा वहां पे वो अलग ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा। इसमें कई बच्चों को डाउट रहता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वहां यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ पे तो आप माइग्रेट करके ही देख लो कि किससे हमारा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो अब इस पे भी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स से कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। वही डिस्कस कर रहा हूं मैं जो बच्चे ज्यादातर डाउट पूछते हैं। जैसे फर्स्ट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हमेशा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में होगा, ऑलवेज 1 2। यहाँ पे हाइड्रोजन भी माइग्रेट कर सकता है और CH3 भी माइग्रेट कर सकता है। तो यहाँ ज्यादा चांसेस है कि हाइड्रोजन माइग्रेट करे। जो माइग्रेट करता है वो H नेगेटिव की फॉर्म में करता है। तो जब ये हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा कहाँ पे? दिस हाइड्रोजन माइग्रेटेड टू फर्स्ट पोजीशन। ये हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन में माइग्रेट करेगा, तो वी विल गेट CH3 C CH3 CH3 प्लस टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। मतलब रीअरेंजमेंट हो क्यों रहा है? टू गेन स्टेबिलिटी। सेकेंड पार्ट, मोस्ट स्टेबल रिंग इज 6 मेंबर्ड रिंग। सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग होती है। अब आपको पता है 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो अब आप क्या करेंगे? आप 5 मेंबर्ड रिंग के, कभी भी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, 5 मेंबर्ड रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे, 5 मेंबर्ड रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे अगर आपको प्लस दिख रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग के एडजेसेंट कार्बन में प्लस दिख रहा है, तभी रीअरेंजमेंट होगा। थर्ड ऑप्शन देखो, अगर आपको वहां जिसपे जो रिंग है वही प्लस है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे चांसेस हैं, क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ सकता है
और ये माइग्रेट कर सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आता है प्रोडक्ट बनाने में, तो मैं बोलूंगा बेस्ट वे है काउंटिंग लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, काउंटिंग लिख लो। और याद रखो जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं प्लस बना देना है। बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, 3 पे, जा कहाँ रहे 2 पे। तो आपको ये समझ आ गया कि जो प्रोडक्ट है इट इज एक्चुअली 6 मेंबर्ड रिंग। ये एक्चुअली में 6 मेंबर्ड रिंग है। अब आप काउंटिंग लिखना शुरू कर दो। 2, 2 से क्यों लिखा है, क्योंकि ग्रुप 2 पे माइग्रेट कर रहा है। 3 4 5 6 7, फिर 1 कहाँ कनेक्ट है, 2 से कनेक्ट है, तो आपने 2 से 1 को जोड़ दिया। इससे प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। प्लस कहाँ आएगा ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप माइग्रेट कर देते हैं तो बच्चे को डाउट आता है प्लस कहाँ आएगा। ध्यान रहे प्लस वहां आएगा जहां से बॉन्ड टूटा है। बॉन्ड कहाँ से टूटा है देखो जरा, थर्ड पोजीशन से। तो प्लस कहाँ बनाओगे आप, थर्ड पोजीशन पे। ध्यान से देखना, जहां से बॉन्ड टूटा है वहां प्लस बनाना है, तो आपने यहाँ प्लस बना दिया। अब क्या सोचो, यहाँ रीअरेंजमेंट रुक जाएगा क्या। तो आप देखो, अगर यहाँ जो हाइड्रोजन है, इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूं, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थर्ड पोजीशन में प्लस नहीं दिख रहा है, तो बाहर मैं प्लस लिख देता हूँ और अंदर 3 लिख देता हूँ। अब अगर ये हाइड्रोजन अगर ये हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट होके थर्ड पे आ जाए तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन इट बिकम्स मोर स्टेबल। तो एक बार रीअरेंजमेंट और होगा और वो स्टेबल हो जाएगा। समझ आया। तो कई बार हम रिंग एक्सपेंशन करके ऑप्शन में टिक कर दे, चलो खुश हो गए। ध्यान रखना है तब तक रीअरेंजमेंट करना है जब तक स्टेबल ना हो जाए। तो व्हाट यू विल गेट हियर, आपको ने पहले किया 1 2 आर माइनस शिफ्ट, क्योंकि वो पूरी बड़ी रिंग है तो मैंने आर माइनस लिख दिया है, क्योंकि वो पूरी बड़ी रिंग है इसलिए मैंने आर माइनस लिखा है। फिर इसके बाद क्या हुआ है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, एच माइनस शिफ्ट। नाउ अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में ये कार्बोकेटाइन थर्ड थर्ड में रीअरेंजमेंट होगा, नो। क्यों, क्योंकि बॉन्ड टूट के जाएगा कहाँ, तो जहां बॉन्ड को जाना है वहां पॉजिटिव होना चाहिए, और जहां से जाएगा उधर पॉजिटिव आएगा। ध्यान से सुनो, जहां से जाएगा उधर पॉजिटिव आएगा, जहां जाना है वहां पॉजिटिव होना चाहिए। अब थर्ड में पॉजिटिव जहां पे है वहां बॉन्ड नहीं आ सकता है। फोर्थ फोर्थ को देखते ही सोचते हैं क्या होगा। अब जैसे मैंने थर्ड सिखाया, उसे सीखने के बाद तो आपने सोचा कि फोर्थ में भी एक्सपेंशन या रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो बात आपको याद रखनी है, रेड पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल बन जाता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल बन जाता है ये। ठीक है, किसका एग्जाम्पल बन जाता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव है सर, अभी तक तो आपने यही सिखाया बॉन्ड वहीं जाएगा जहां प्लस हो, वहीं जाएगा, ले जा रहे हैं वहीं पे ले जा रहे हैं। देखो ये आप इलेक्ट्रॉन बना दो, ये रेड कलर से मैंने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये आर माइनस यहाँ जाके अटैक कर रहे, जैसे ही इसने यहाँ अटैक किया, आपकी खुशी के लिए नंबर भी लिख देता हूँ, 1 2 3 4। ध्यान रहे 1 से एक बॉन्ड बना हुआ है, वो बनाना है फर्स्ट पोजीशन पे। तो 1 2 3 की एक रिंग बना दो, ये 1 2 3 की एक रिंग बन गई। फोर्थ फ्री हो गया, और ये यहाँ पे एक था ही, इधर क्या आ गया, प्लस। बोलो समझ आया। ध्यान से देखो, दोबारा मैं रिवर्स ले जाता हूँ, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड टूटा है 3 से गया है 1 पे, 1 पे जाने की वजह से मैंने 1 2 3 की एक 3 मेंबर्ड रिंग बना दी है। 1 पे एक बॉन्ड है, और जो फोर्थ वाला कार्बन है वो बनाया है मैंने, और इस तरीके से हमारे पास ये कार्बोकेटाइन आ गया। अगर आप और ज्यादा समझना चाहते हैं तो काउंटिंग कर लो, यहाँ पे अगर आप काउंटिंग लिखोगे, ये फोर्थ है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है।
आप अगर देखेंगे तो रेड से जो मैंने ड्रॉ की उसके जैसा है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। नाउ फिफ्थ पार्ट। अब फोर्थ को करने के बाद बच्चा सोचता है इसे भी 3 बना दूं। अब देखो रटना नहीं है, इसीलिए मैंने वो सारे केसेस लिए, सिर्फ ढंग से 2-3 बार वीडियो देखना और क्वेश्चंस ट्राई करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तो अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ एक्सपेंशन होगा, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन का चांस नहीं है। हमने क्या बोला, आर माइनस वहां जाता है, कार्बन वहां जाता है, हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पे प्लस होता है। फोर्थ पार्ट में कार्बन वहां गया जहां प्लस था। फिफ्थ पार्ट में भी ऐसे ही होगा। पहले मैं गिनती लिख देता हूँ आपके लिए, काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। कहाँ जाएगा ये? बॉन्ड को तोड़ते हैं, क्योंकि जाना कहाँ है, सेकंड से बॉन्ड टूटेगा और जाएगा कहाँ, फर्स्ट पे। जहां टूटेगा, जहां से जाएगा वहां कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, प्लस आएगा। जहां जाएगा केटायन की तरफ जाएगा। तो यू विल गेट अ 5 मेंबर्ड रिंग। आपको एक 5 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। और ये हो गया 1 2, और ये हो गया 3 4 5। सोचते हैं, बॉन्ड गया कहां से है, 2 पे, तो 2 पे क्या लगा दूं मैं, प्लस। और पहुंचा गया है 1 पे, तो 1 और 5 को जोड़ दिया। दैट इज अवर कार्बोकेटाइन दैट वी गेट। तो यहाँ मैंने आपको कार्बोकेटाइन के बारे में सारा बता दिया है। जहां जहां कार्बोकेटाइन बनेगा वहां वहां रीअरेंजमेंट होगा। तो आप ये स्टेटमेंट लास्ट में याद रख लो, SN1 एंड E1 गिव्स रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। SN1 और E1 में रीअरेंज्ड प्रोडक्ट होगा। जब मैं अल्कोहल की सीरीज पढ़ाऊंगा तो वहां क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर, तो ये वहां पे काम आएगा। तो इसे बार बार देखो, कुछ भी डाउट हो तो पूछो, हल्के से हल्का डाउट भी हो कमेंट करो, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।